नमस्कार। आज विजयादशमी है। सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश जी पर एकाग्र जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से जारी है। आज अवकाश के दिन दो कड़ियां होने जा रही हैं। पहली कड़ी में आपने जाने माने रंगकर्मी दिनेश खन्ना जी को सुना। वही दिनेश खन्ना जिन्होंने देसी विदेशी कई लेखकों की रचनाओं को रंगमंच पर भली भांति उतारा और अखिलेश जी की बेहद चर्चित कहानी चिट्ठी का भी निर्देशन किया। और इस एकाग्र में किसी रंगकर्मी का आना, इस एकाग्र का मतलब अखिलेश जी पर एकाग्र की बात कर रहा हूं, तो पहली बार हमारे साथ रंगकर्मी दिनेश जी जुड़े और अच्छी बातचीत हुई। अखिलेश जी के बहाने रंगमंच और साहित्य के अंतर संबंधों पर चर्चा हुई। तो कुछ चीजें किसी एकाग्र में कुछ इस तरह से घटित होती हैं कि कई बार उसका उल्लेख आवश्यक हो जाता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही दिन है। शुरू में हमारे साथ रंगकर्मी जुड़े, रंगमंच की चर्चा हुई और आज संध्या इस कड़ी में उनके परिवार से सदस्य जुड़ रहे हैं। यह बेहद सुखद है। अखिलेश जी की बड़ी संतान लावनी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। लावनी जी बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन दिनों मुंबई में हैं। लिखने पढ़ने की इनकी रुचि जब तब इनको साहित्य से जोड़ती है, या जब तब क्यों कहें, शुरुआत से ही क्यों न कहें, क्योंकि जिन लोगों ने लावनी जी के लिखे संस्मरण को पढ़ा है वे जानते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार तद्भव के काम में किस लावनी जी ने अपने उस संस्मरण में इसकी चर्चा की है। बचपन के दिनों से टिकट चिपकाना, पते लिखना, कुछ गलत हो जाने पर पिता का कई बार जो आवेश है उसको भी सह लेना, तो ये सारी चीजें इन्होंने बचपन से देखी हैं और साहित्यिक माहौल में रची बसी होने के कारण स्वाभाविक ही है कि इनके भीतर साहित्य के प्रति वह रुचि जागृत हो, जिस रुचि को हम जब तक उजागर होते हुए पाते हैं। एक लेखक अपने परिवार में किस तरह से चल रहा होता है, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, भाई बहनों को, तमाम लोगों को, रिश्तेदारों को किस तरह से साथ लेता हुआ लेखन कर्म को भी आगे बढ़ा रहा होता है, संपादन कर्म को भी, इन सब पर चर्चा होगी। कुछ ऐसी कमियां भी होंगी लेखक की, उस पर भी लावनी जी अपनी बात रखेंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं खुद को भगवान कहे तो उसका क्या आशय है, उसके पीछे की उसकी जो निर्दोषता है, या जो उसका अपना एक खिलंदड़ अंदाज है, या बच्चों के साथ जुड़े रहने का अपना उसका एक भाव है,
या सचमुच इसके पीछे वह कुछ और देख रहा होता है, इन सब पर भी बात होगी। यह बात भी जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आगे स्वयं लावनी जी कुछ अधिक विस्तार में खोलेंगी। तो आइए मित्रों, हम लावनी जी को स्क्रीन पर लाते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार लावनी जी, स्वागत। नमस्ते अंकल, नमस्ते आप सब लोगों को भी। जी, और आपको और पूरे परिवार को विजयादशमी की शुभकामनाएं, पूरे आप दर्शकों को, सबको सभी भी। देखने वाले। और अच्छा लग रहा है, और यह इस एकाग्र में अगर आप ना आती तो कुछ न कुछ कमी रह जाती, क्योंकि अमूमन हम जिन लोगों पर, जिन शख्सियतों पर एकाग्र करते हैं, उनमें परिवारजनों के भी परिवारजनों की भी भागीदारी होती है। मुजफ्फर अली पर भी हमने एकाग्र किया तो उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी पत्नी मीरा अली, तमाम लोग आए। श्याम बेनेगल जी पर जब एकाग्र हुआ तो स्वयं पिया बेनेगल भी आई। तो इस तरह से कहीं न कहीं लोगों की भी एक रुचि होती है यह जानने समझने में कि जिस लेखक को हम पढ़ रहे हैं या जिस फिल्मकार की बनाई हुई फिल्मों को हम देख रहे हैं, परिवार के लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो कुछ हल्की फुल्की बातें, और उन हल्की फुल्की बातों के पीछे भी कई ऐसे गहरे मंतव्य होते हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, जिन्हें आज हम सब आपके माध्यम से जानेंगे, अपने प्रिय लेखक को कुछ और अधिक करीब से जानेंगे। तो लावनी जी, क्यों नहीं बिल्कुल शुरुआत में चलिए, जहां तक आपकी मेमोरी जाती है बिल्कुल पीछे, और वहां से याद कीजिए अपने पिता को और परिवार में अखिलेश जी को। जी स्वागत। पहले तो धन्यवाद अर्पण अंकल आपका, जो मुझे ये मौका दिया आपने। और मुझे पता है ये प्रोग्राम बहुत सारे दिग्गज लेखक अभी देख रहे हैं, और मेरे लिए ये पहला अनुभव है ऐसा, बट मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी मन की आवाज़ आप लोग तक पहुँचे। तो मैं शुरू करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला वो संस्मरण बनास जन, जिससे शायद मेरा पहला लेख और शायद आखिरी लेख था जो छपा था। बट मुझे बहुत खुशी थी कि वो सब लोगों को इतना पसंद आया। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो मेरे पिताजी को पसंद आया, और ना कि एक पिता के होने के नाते स्वाभाविक है कि वो उनको पसंद आएगा, पर उनको एक लेखक के बतौर वो पसंद आया, इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई। मतलब मैं बचपन में ही थोड़ा बहुत लिखती थी, मुझे शौक था लिखने का, बट एक प्रोफेशनल राइटर बनने का सपना जो था वो मतलब मैंने कभी पूरा नहीं किया। शायद मैं पढ़ाई की वजह से या कंपटीशन की वजह से, आगे चल के जॉब की वजह से इतना बिजी थी, इसलिए पर सच बोलूं तो उसके पीछे मुझे जहाँ तक लगता है वो एक खौफ था कि मैं पापा जितना बेहतरीन कभी लिख पाऊंगी कि नहीं। मुझे डर लगता था कहीं मेरी दुर्दशा वैसी ना हो जैसे हिंदी सिनेमा में अभिषेक बच्चन की हुई है, जैसे कि उसकी तुलना अमिताभ बच्चन से हुई है हमेशा। तो वो खौफ मेरे अंदर हमेशा था कि मुझे अंदर से लगता था कि मैं पापा जितना कभी बेहतरीन नहीं लिख पाऊंगी। पर बनास जन के मार्फत मुझे मौका मिला था, तो पहले मैं उसमें से कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। जब पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि पापा का बनास जन पत्रिका पे विशेषांक निकल रहा है, जिसमें पापा की अजीज अपने एहसास खूबसूरत और गहरे शब्दों में बयां करेंगे, उस वक्त मेरे जहन में भी आया कि मैं कुछ लिखूं। परंतु फिर लगा कि पापा के दिग्गज मित्र और उनके कामयाब चेहरे आंखों के सामने आकर मानो कह रहे हों, क्या मैं इस काबिल हूं? और फिर ओस की बूंद के सामने ये सोच क्षण का मेहमान रह गई। एक दिन पापा मुझसे मिलने आए थे। घर से दूर कोई जब अपना यहाँ दिल्ली में मिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लखनऊ और दिल्ली एक ही शहर के दो नाम हो,
और अगर फिर वो अपने माता-पिता हों, तो अनुभव होता है कि मानो घर में ही हैं। और फिर उनके जाते ही वो सूनापन घेर लेता है, जो आज से 3 साल 8 महीने पहले लगा था, जब ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना था। पापा के साथ राजीव अंकल भी आए थे। हम एक रेस्तरां में गए। पापा ने मेरे और मेरे दोस्तों के लिए खाना ऑर्डर किया और हम बातचीत में मशगूल हो गए। वहाँ से उठते वक़्त पापा अपना फ़ोन भूल गए थे और मैंने पापा को प्यार और डाँट के मिश्रण से फ़ोन उठाने को बोला। पापा पापा फ़ोन लाने गए तो अंकल ने बोला कि कुछ लिख सकती हो, और पापा पर मैंने उत्सुकता से हाँ भर दी। न जाने वो कामयाब चेहरे कहाँ खो गए उस पल। उस पल तो बस ऐसा महसूस हुआ कि मिलने तो अंकल आए थे, पापा बस उनके साथ में थे। कुछ साल पहले अखबार में एक लेख छपा था, जिसमें पापा और कई लेखक से ये प्रश्न किया गया था कि उनकी नज़र में सबसे कीमती रिश्ता कौन-सा है। किसी ने उत्तर दिया माँ, किसी ने जीवन साथी। पापा एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने उत्तर दिया दोस्ती। उनके अनुसार जीवन में किसी भी रिश्ते में अगर दोस्ती शामिल हो जाए तो वो खास बन जाता है। मेरी नज़र में सबसे सच्चा और सर्वश्रेष्ठ उत्तर था। कहना बहुत सरल है और निभाना कई गुना ज़्यादा मुश्किल, पर पापा बरसने वाले बादलों में से एक हैं। दोस्त का मतलब सही मायने में ये होता है कि वो इंसान जिससे आप अपनी हर खुशी और पीड़ा बयां करें, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि वो आपको समझेगा। पापा दोस्त की तरह हमारी उलझनों को समझते हैं, हमसे मजाक करते हैं और हमारी खुशी में हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। अक्सर दोस्त से सुनती हूँ कि वो लॉ करना चाहती थी, उसके घर वालों ने बीटेक करवाया ज़बरदस्ती। कोई कहता है मैथ्स नहीं लेनी थी, पापा ने दिलवा दी। कोई अपने मन से करियर नहीं चुन सकता तो कोई जीवन साथी। किसी प्रकार का दबाव उनके दुख का कारण है, पर मेरे पापा इन सबसे जुदा हमेशा उचित आज़ादी दी है जीवन के हर मोड़ पर। अपनी इच्छाएं ज़रूर रखी है, वह उनका हक है, परंतु दबाव का तो प्रश्न ही नहीं उठा। डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं, पर अलग ज़रूर बनने को कहा, चाहे वस्त्रों में हो या विचारों में। भीड़ में चलना नहीं सिखाया। माता-पिता के बच्चों के बचपन के किस्से सुनने के अनेक अवसर मिलते हैं। माता-पिता हमारे बचपन के यादगार लम्हों का ज़िक्र कभी हमसे तो कभी औरों से करते हैं। पर बेटी होकर अपने माता-पिता बचपन की यादें ताज़ा करने का मौका बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। अम्मा बताती हैं कि बचपन में पापा बहुत ही रोने और चिल्लाने वाले बच्चे थे। शुरू से पापा को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल की किताबों के बीच नॉवल रख के पढ़ते थे। बाबा अक्सर पापा को ताना मारते थे। उनको लगता था कि कहानी उपन्यास सब बेकार की बातें हैं। उसमें शायद बाबा की गलती नहीं थी। वह युग ही ऐसा था, जहाँ सरकारी नौकरी के सामने हर काम तिनके के समान छोटा नजर आता था। अम्मा ज़रूर पापा को प्रोत्साहित करती थी और बाबा से कहती थी कि कभी उठा के तो देखिए कि क्या पढ़ता है। ये पंक्तियाँ मैंने कुछ साल पहले बनास जन्म में लिखी थी और हाल ही में पापा का अक्स आया है, और उसमें पापा ने माता-पिता और मृत्यु में ज़िक्र किया था और आप लोग ने पढ़ा होगा, और मैंने भी बचपन से ही देखा है, सुना है, और कहीं न कहीं हमने ऐसा फ़ील भी किया है कि पापा दादी के ज़्यादा करीब थे। हम लोग उन्हें अम्मा बुलाते थे, क्योंकि मेरे पापा बचपन से मेरे उनको पापा अम्मा बुलाते थे, और उनको देख के हम भी हमेशा दादी की जगह अम्मा बुलाते थे। तो मेरे पापा हमेशा अम्मा से बेहद करीब थे, और उसका ये वजह थी कि शायद पापा के बचपन के दौर में जब वो स्ट्रगल करते थे या वो अपने सपने पूरे करने चाहते थे लेखक बनने के, तो अम्मा उसको बहुत अच्छे से समझती थी और बाबा कहीं न कहीं नहीं समझ पाते थे। वो एक था जिसकी वजह से बाबा और पापा में थोड़ा गैप था। ये आप लोगों को भी वो पढ़ के समझ में आया होगा, और पापा ने उसका भी ज़िक्र किया है। पर मुझे उसको पढ़ के या फिर जो भी मैंने बचपन से एहसास किया है,
उसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये बात पापा के ज़हन में हमेशा से थी, बचपन से थी। शायद जब वो पिता बने तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो जो गैप उनकी और बाबा के बीच में था, वो हम लोगों के बीच में और पापा के बीच में ना रहे। उन्होंने हमेशा कोशिश की हमसे संवाद करने की, हमारी स्ट्रगल समझने की, हमारी जगह रह के हमारे सपनों को समझने की। और जैसे कि इस संस्मरण का या आज के प्रोग्राम का शीर्षक है हमारा दोस्त बनने की। पर गुस्से पापा तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बाबा तो ऐसा महसूस होता था जैसे आजकल माँ-बाप को होता है जब उनके बच्चे इंटरनेट पे 18 के ऊपर वाला वीडियो देखते हैं। पर अम्मा-बाबा ने कभी पापा पर हाथ नहीं उठाया, ना पापा ने हम बहनों पर। हाँ, गुस्से में ज़रूर पहला वाक्य होता है, हाथ नहीं उठाया तभी ये हाल है। वक़्त, पापा की प्रसिद्धि और बाबा की सोच सबने मानो एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। वक़्त के साथ पापा का नाम मशहूर होने लगा और बाबा के विचार बदलने लगे। वो गर्व महसूस करने लगी उस बेटे पर जो स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, पर बेटे की किताबें स्कूल यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हो गई। अम्मा नहीं बदली, वह हमेशा पापा को प्रोत्साहित करती थी, उन्हें काबिल समझती थी और अंतिम सांसों तक वो पापा की तारीफ करते दम तोड़ दी। शायद यही दृश्य याद करके पापा अपने आंसू छलकने से नहीं रोक पाए। उस वक्त अम्मा की ये बात याद आ रही थी कि बचपन में पापा बहुत रोने वाले बच्चे थे। मैंने पहली बार पापा के आंसू देखे, रोई तो वो कई दफा होंगे, बचपन में भी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चुप कराऊं उस इंसान को जिसने मेरे आंसू हमेशा बहने से रोके हैं। शायद उनका उस वक्त रो लेना ही ठीक था। बाबा से उनको दूसरों की मदद करने की भावना विरासत में मिली। मदद शायद सही शब्द नहीं है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी सँवार सकें। अपने लिए तो मुझे याद नहीं पापा ने शायद ही किसी से कुछ बड़ा कहा हो। पापा को शायद इस बात का ज़िक्र पसंद ना आए क्योंकि उनके आदर्श मदद करके एहसान दिखाने की अनुमति नहीं देते। अच्छे विचार हों, काम हो या शोहरत, पापा को किसी भी चीज़ का प्रदर्शन पसंद नहीं। आज भी याद है कि कैसे घर बनने पर हमने पापा से कितना आग्रह किया था कि हमें उनके पुरस्कार शोकेस में लगाने के लिए। खैर मुझे पापा का गुणगान करने में बड़ा गर्व महसूस होता है। सच कहूँ तो बड़ा मज़ा आता है। फिर चाहे पापा का अखबार या टीवी पर इंटरव्यू हो या कोई विदेश यात्रा, सबका जिक्र करते समय सीना चौड़ा और गर्व वाली मुस्कान चेहरे पर चमकती है। पापा की इतने अच्छे विचार होने का श्रेय कुछ हद तक अम्मा और बाकी उनके जीवन के हर क्षण को जाता है, जो बीतते हुए उन्हें कुछ सिखा गया। ऐसा नहीं है कि हम बहनों को हाथ में छड़ी लेके सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करो या किसी के लिए कुछ करना हो तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। ये तो सब हम उनको देख के ही आ गया। पापा ने हमें बस एक बात कही है, दूसरे बुरा करेंगे तो हम उनके साथ बुरा करेंगे, उनके ही रंग में ढल जाएंगे। पापा हमेशा उदाहरण पेश करते हैं कि जब मैं किसी नाकामयाबी को लेके कमज़ोर पड़ने लगता हूँ, वो कहते हैं कि उनके जीवन में अनेक ऐसे पल आए जब उन्होंने हारा हुआ महसूस किया, पर आज वह उन पलों को शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए। आज वह जो कुछ भी हैं उसके पीछे उनका बड़ा हाथ है। अ, अभी कुछ देर पहले मैंने ज़िक्र किया था पापा के लेख का जो उन्होंने लिखा है अभी अक्स में, माता-पिता और मृत्यु का। उसका ज़िक्र करते ही मुझे उसी उसी लेख से जुड़े एक और बात याद आई मुझे मेरे ज़हन में कि उसमें पापा ने ये ज़रूर लिखा है कि बाबा को वो देखते थे हम लोगों को कहानियाँ सुनाते हुए और उनको याद आता था कि कैसे बाबा उनको उनके बचपन में कहानियाँ सुनाते थे। तो और ज़्यादातर जैसे कि वो कहानियाँ बहुत मज़ाकिया होती थीं। तो मज़ाकिया कहानियाँ तो दूर की बात है, हम लोग को तो किसी भी तरह की कहानियाँ हम पापा ने नहीं सुनाई। हमें बड़ी शिकायत होती थी मुझे और मेरी बहन को कि हमारे पापा लेखक हैं और हमें कहानी भी नहीं सुनाते। हमारा भी मन करता था कभी-कभी कि हम लोग सोते वक़्त पापा हमें कहानी सुनाएँ।
पर हमें कहानियों के नाम पे तो खंता मनता और छुक छुक गाड़ी मुंबईया मिलती थी। पर यकीन मानिए कि वो खंता मनता और वो छुक छुक गाड़ी भी उन कहानियों से कम रोचक नहीं होती। मैं कुछ और पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। मैंने आज तक उन्हें मंदिर के चक्कर काटते या भगवान के आगे माथा टेकते नहीं देखा। पहले तो मुझे भ्रम था कि मेरे पापा नास्तिक हैं। फिर उम्र के साथ पापा को बेहतर समझने लगी। उनका मानना है कि अगर कोई शक्ति है तो वो हमारे कर्म को देखेगी। अच्छे मनुष्य का वो शक्ति हमेशा उद्धार करेगी। शायद यही वजह है कि ओ माय गॉड और पीके जैसी फिल्म देखकर कुछ खास मजा नहीं आया। खैर, मजे की बात बताऊं तो पापा अक्सर हमारी मन की बातें पूछकर हमें अचंभित करते। बोलते मैं भगवान हूँ। लेखक ना होता तो भगवान ही होता। हर इंसान की तरह पापा के भी कई रूप हैं। एक वह जिन्हें मैंने बचपन से धीरे चलते नहीं देखा, और दूसरा वह जो दिन में 2-3 बार आलस की झपकी लेते हैं। एक वह जो हंसते हंसते मजाक करते हैं, और दूसरा वह जो गुस्से में ऐसे आंख दिखाएं कि बच्चा बेहोश हो जाए। कभी कभी बड़ी सी बड़ी गलतियों के लिए हमें प्यार से समझाते हैं, और कभी गलती से मेहमानों के सामने गलत चम्मच रख दी तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। कहने के लिए तो हम 2 बहनें हैं घर में, परंतु मम्मी के लिए 3 बच्चे हैं, जिसमें पापा सबसे छोटे बच्चे हैं। मम्मी के बिना पापा का कोई काम ना चले। कपड़े से कागज तक मम्मी ही उनको लाके देती हैं, फिर चाहे वो ठीक उनकी आंखों के सामने ही क्यों ना हो। मेरे पापा बहुत बड़े लेखक हैं, इस बात पर तो गर्व है। जिन विषयों के बारे में उन्होंने लिखा है उन पर उससे कहीं ज्यादा। उनकी सोच धर्म, जाति, वर्ग इन सब से बहुत ऊपर है। यही वजह है कि शायद जब कोई मुझसे प्रश्न करता है कि मैं सरनेम क्यों नहीं लगाती, तो ऐसे जवाब देती हूँ जैसे सदियों से इस प्रश्न के इंतजार में थी। मैं शायद हिंदी साहित्य की गहराई ना समझ पाऊँ, बट मुझे पापा की कहानियों के बारे में सबसे नायाब बात ये लगती है कि उनको जिंदगी के हर मोड़ पर खुद से जुड़ा हुआ पाएंगे। जैसे बीटेक के आखिरी वर्ष में चिट्ठी कहानी, किसी औरत के साथ बदसलूकी होने पर यक्षगान, पॉलिटिक्स की गंदगी देखकर श्रृंखला, हिंदू मुस्लिम के झगड़े देख के अंधेरा, तो आजकल के नौजवानों का प्यार देख के अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल। कहानी हो या पात्र, सब अपने से लगेंगे। हम बहनों के अनुसार पापा हिंदी साहित्य के आमिर खान हैं। 2-3 सालों में एक काम पर सुपर डुपर हिट। जहां तक तद्भव की बात है, जैसा अंकल ने इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था, जैसा जहां तक तद्भव की बात है, इस पत्रिका का कई लोगों ने जिक्र किया होगा, और हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका निकालने का श्रेय पापा को दिया होगा। पर तद्भव हमारे घर का वो तार है जिससे सब जुड़े हैं। पापा का प्रूफ पढ़ना, मेरा और छोटी का ईमेल और इंटरनेट से जुड़े काम देखना, मम्मी का पैकेट बनाना, अभी भी तद्भव का कवर पेज का चयन करने हम सब बैठते हैं। बचपन तो हमने तद्भव के पैकेट पर खूब टिकट चिपकाए, और और अगर हमारा दिन खराब हो और फोन की घंटी बजे और पता चला कि तद्भव नहीं मिली किसी सदस्य को, तो फिर पापा के गुस्से का हम ऐसे शिकार होते हैं जैसे कोई कुरियर कंपनी हमारी हो। गुस्सा शायद पापा की सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे लगता है बहुत लोगों को विश्वास ना हो, पर मैंने लेख की शुरुआत में दावा किया था कि पापा के नए राज पता चलेंगे। अम्मा को तो जैसे तकिया कलाम था कि गुस्सा तो गुड्डू की नाक पर बैठा रहता था। वैसे इस बात से खुशी है कि गुस्सा नाम की कमी पापा को घेरे है, वरना पापा का मजाक कि मैं भगवान हूँ सच सा लगने लगता। वैसे इंसान है तो कमियां होना लाजमी है, पर अच्छा इंसान वह है जो अपनी गलतियों को सुधारे, और अम्मा और मम्मी के अनुसार पापा में बहुत परिवर्तन आया है। हम घर वालों को जब पापा पर गुस्सा आता है तो हम आपस में कहते हैं कि पूरे टाइम घर पे क्यों रहते हैं, न जाने लिखते हुए इतनी ग्लानि क्यों हो रही है, ये जानते हुए कि अगली बार गुस्से में फिर हम यही बोलेंगे। पर सच ये है कि हम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता ने हमें भरपूर प्यार दिया और समय दिया। काम की व्यवस्था में कभी हमें नजरअंदाज नहीं किया
हैरत होती है मुझे देखकर कि पापा की बोली गुस्से में कैसे इतनी कटु वचन बोल देती है, और जब भी वो अच्छे मूड में होते हैं तो दुश्मनों का मन मोह लेते हैं। पापा की बोली का जादू है कि उनके दोस्तों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अ, इस विषय में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पापा कई बार हम लोग पे नाराज़ होते हैं या हम लोग को कुछ बोल देते हैं, और उसके तुरंत बाद कोई कॉल आ जाता है अंकल लोगों का, आंटी लोगों का, एंड और फिर वो अपने उन लोगों से बात करते हैं और बहुत लंबी-लंबी देर तक बातें चलेंगी और बहुत हँसी-मज़ाक चलेगा, और हम लोग कई बार ऐसा बोलते भी हैं, अभी देखो घर में तो कितना गुस्सा कर रहे थे और अभी कितने खुश हैं और इतने मज़े से बात कर रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, पर फिर हमें बाद में ऐसा एहसास होता है कि फैमिली या घर इसीलिए होता है कि कई बार आप सबके सामने अपनी उलझनें या फिर आप हर इंसान के सामने कहीं का गुस्सा नहीं आप उतार सकते, बट फैमिली या आपके घर में आपकी बीवी बच्चे ही ऐसे होते हैं जिन पे आप बिना सोचे कि वो लोग क्या सोचेंगे, या हो सकता है कि जैसे आप किसी घर के बाहर आप किसी से कुछ बुरा सलूक करें या कुछ करें, तो हो सकता है वो आपने ज़हन में रख के उससे उस वजह से आपसे अपना उसका जो आपके बारे में सोच है वो शायद बदल जाए, पर परिवार वैसा नहीं होता है। वो आपके मन में आपके बारे में जो सोचता है, जो आपको इतनी अच्छे तरह से जानता है कि आप बिना सोचे कि वो आपके बारे में आगे जाके आपसे कैसा स्वभाव रखेगा या आपका रिश्ता उसके साथ कैसा रहेगा, उसका आप सोचते नहीं। तो आपके मन में जो भी है, कहीं का भी अगर दूसरी जगह आपका भी गुस्सा है तो आप उस पे उतार सकते हैं। आप पे इतना प्रेशर नहीं है कि आपको इस तरह से ही बिहेव करना है उनके सामने। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें समझ में आती है, पर फिर भी हमें लगता है कि हाँ, पापा अभी हमसे क्यों इतना गुस्सा थे और अभी सब कैसे इतना अचानक से नॉर्मल हो गया। बचपन में कभी फ़िल्म में तो कभी किताबों में पढ़ा था कि दिल का रिश्ता खून के रिश्तों से ज़्यादा मज़बूत है, पर पापा ने तो इसका जीता जाता उदाहरण दिया है। पापा की दोस्तों को ने हर मोड़ पर पापा का साथ दिया है, उनकी तकलीफ बाँटी है, और पापा ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पापा के दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा है और इस बड़े से दायरे में हर दोस्त की छोटी-छोटी बातें पापा को ज़बानी याद है। शायद वही वजह भी है कि उन्होंने अभी उतना अच्छा संस्मरण लिखा है, और सब उनका संस्मरण पढ़ने के बाद सबको इस बात पे पूरा यकीन हो गया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पापा को अपने सारे दोस्तों की एक छोटी-छोटी बात भी याद है। अम्मा बाबा के देहांत के पहले पापा को सबसे ज्यादा कमजोर श्रीलाल शुक्ल बाबा के निधन पर देखा था। पापा कमजोर पड़े थे क्योंकि कोई उम्मीद नहीं बची थी। पापा उनके बहुत अजीज थे। वह अक्सर हमारे यहाँ सुबह टहलते हुए आते थे और मम्मी उनके लिए कॉफी बनाती थी। तद्भव का पहला अंक भी पापा श्रीलाल शुक्ल बाबा ही पर था। पापा दोस्तों से फ़ोन पर जिस ऊर्जा से बात करते हैं, इसी से अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपको घर में टीवी देखनी है, तो तो उसका वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा सुनने के लिए। परिवार और दोस्त के अलावा पापा का पेट से भी बहुत गहरा नाता है। आपके शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ हो, मैं शर्त लगा सकती हूँ, पापा यही कहेंगे कि पेट की समस्या है। चाहे फिर ये बुखार हो या सरदर्द ही क्यों ना हो। साइंस बैकग्राउंड होने के नाते मुझे पता है कि ये बात कुछ हद तक सही भी है। पापा एक बार रोज ज़रूर बोलते हैं कि आज तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, और हम घर वाले आज पर ज़ोर डाल के पापा को घूरने लगते हैं। पेट की समस्या से मैं भी अक्सर परेशान रहती हूँ और पापा इसबगोल खिलाकर बोलते हैं, रामबाण इलाज बता दिया है लावडी। पापा के बारे में ज़रूर पहली बार लिख रही हूँ, पर पापा को अक्सर मैं और छोटी बहन लेटर लिखा करते थे। मैं ही आइडिया देती थी अपनी बहन को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रुचि नहीं लग लेती है इन सब चीज़ों में। हमें ऐसे अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए इक्के की चाल मानते थे। इक्के से याद आया, खाने के बाद गर्मियों की छुट्टी में हम चारों कई बार कोर्ट पीस खेला करते थे। छोटी पापा एक तरफ और मैं और मम्मी एक तरफ। हम तो 5 में से एक बार ही जीत पाते थे।
बचपन में हम जब 2-3 दिनों से बाहर के खाने का आनंद ले रहे थे और हमारी लपलपाती ज़बान के चौथे दिन भी खाने का मन करता था, तो कागज़ कलम उठा के बस डियर पापा लिखने की देर ही होती थी कि पापा एकदम भाव विभोर होकर पूछते, "बेटा क्या खाना है? कहाँ खाना है?" मुझे शायद छोटी से ज़्यादा मज़ा आता था इस खेल में, तभी शायद मैंने अभी भी लेटर लिखना नहीं छोड़ा। आखिरी लेटर मैंने पापा को ईमेल किया था। उस समय करियर, दोस्तों, रिश्तों को लेके थोड़ा जूझ रही थी। कोई वो लेटर पढ़े तो उसे आश्चर्य होगा कि वो किसी दोस्त को लेटर लिखी हूँ या पापा को। मैंने उनको बताया कि मैंने एक बार पेट दर्द का नाटक करके उनको स्कूल बुलाया था और सरप्राइज टेस्ट के नाम पर। दोस्तों से झगड़ा हो या किसी रिश्ते में समस्या, सब पापा को बता दिया। इसलिए नहीं कि पापा उसका उत्तर देंगे और मेरी शंका और बेचैनी दूर करेंगे, जिससे मुझे सुकून मिलेगा। वह तो मुझे लेटर के अंतिम शब्द लिखते हुए ही मिल गया। अम्मा बताती हैं कि पापा को हमेशा बेटियां चाहिए थीं। पापा ने कभी हमें कम नहीं आंका। उल्टा ये एहसास दिलाया है कि हम किसी से कम नहीं। मजाक में तो बहुत बार कहा है कि लड़के तो साले नालायक होते हैं। बचपन में जब मैंने पहली बार पापा को टीवी पर देखा, तो मैं जोर जोर से रोने लगी, ये सोचकर कि पापा टीवी में चले गए हैं, अब नहीं लौटेंगे। संयोग से पापा उस वक्त घर पर नहीं थे। ये सुनकर आप लोग ज़रूर मेरी नादानी पर मुस्कुराएंगे, पर मेरी बहन का किस्सा सुनकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। आप सबने पापा को हमेशा दाढ़ी में देखा होगा। हमने भी जब से जन्म लिया है वैसे ही देखा है उनको। एक दफा ना जाने क्या शौक लगी कि दाढ़ी मूछ मुड़वा ली। घर की घंटी बजी तो मम्मी ने बोला, जाओ गेट खोलो, अंकल आए होंगे। और छोटी पापा को देखकर पहचान ही नहीं पाई और अंकल नमस्ते बोलकर आ गई। बचपन में पापा हमें हवा में उछालते और गेंद की तरह कैच कर लेते और हम डरते नहीं, खिलखिलाते रहते, जैसे 5 साल की उम्र में ही हमने अपने पिता के प्यार का अनुमान लगा लिया हो। हमें पता है हो कि गिरना तो दूर, खरोच का भी सवाल नहीं। मुझे तो बचपन में कंधे पर बिठाकर खूब हजरतगंज और अमीनाबाद के चक्कर लगाए हैं। कभी माथे पर सिक्का चिपका के हमारा मन बहलाते थे, तो कभी आस्तीन में सामान गायब करके जादू दिखाते थे और हमसे बुझवाते थे कि कहाँ गया। कभी कभी धागा काट कर जबान पर रख लेते और हमें डराते कि जीभ सिल गई देखो मेरी। पापा के खंता मंता के सामने जैसे लखनऊ महोत्सव के सारे झूले फेल हों। छोटी को बचपन में सुलाने के लिए उसका सर पकड़ के हिलाते रहते और लोरी की जगह चुप चुप गाड़ी गाते रहते और वह जल्द ही गहरी नींद में सो जाती, जैसे उसका सर हिला के उसमें से तनाव झटक दिया हो। खैर उस समय तनाव का नामो निशानियां नहीं था, आज है, पर महज पापा से बात करके ही काम बन जाता है। कभी कभी पापा हमें इतनी गुदगुदी लगाते कि हम रोते रोते हंसने लगते और कभी अपने पैर के अंगूठे से ऐसे चिकोटी काटते कि हम हंसते हंसते रोने लगते। हम दोनों बहनों की सुबह अक्सर पापा के प्रिय गाना उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है से होती। हम पापा से हर विषय पर बात करते, चाहे वो देश विदेश की हो, खेल जगत की हो या मेरी बहन की प्रिय फिल्म जगत की। पापा अक्सर किसी फिल्म या कलाकार के हिट होने के बाद बोलते हैं, मैंने तो ट्रेलर देखते ही बोल दिया था। ठंड के मौसम में निकलने पर ठंडा हाथ हमारे गले पर और गाल पर लगा देते हैं और कभी जबरदस्ती हथेली छुआकर पूछते हैं, देखो बुखार है क्या? और फिर ना बोलने पे उनका चेहरा बहुत लटक जाता है। दिन में 10-15 ग्लास पानी पीकर हमें गिन के बताते हैं। कभी 2 बार कलछुल चला के पूरी सब्जी बनाने का श्रेय लेने लगते हैं। लेखक होकर भी आज तक हमें कोई कहानी नहीं सुनाई, पर पिता होके दोस्ती जरूर निभाई है। मैं बचपन से पापा से शिकायत करती आ रही हूँ कि वो छोटी को ज्यादा लाड करते हैं। उसकी 2 वजह हैं कि पहली, वो छोटी है तो जाहिर सी बात है वो सबकी लाडली है, ये तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी, शायद वो आपने वो गाना सुना होगा,
मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी। पापा को भी शायद मुझ में अपनी छाप दिखती है, और खुद को ज़्यादा महत्व देना पापा की आदत नहीं। मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ कि मेरी हर बात कैसे उनसे मेल खाती है। चाहे बुरी हो, चाहे जैसे गुस्सा या पेट की समस्या या फिर शुष्क त्वचा, या फिर अच्छी जैसे पर बातों से जादू चलाने की कला। यही वजह है शायद अभी तक मेरा लेख पढ़ रहे हैं। बस उनके जितना बेहतरीन सोचकर शब्दों में बयां करने की कला जो उनमें है, जो उनको अलग बनाती है, वो मुझे विरासत में नहीं मिली। हर बार जब कोई नई बात मेल खाती है पापा से, तो ऐसा अनुभव होता है मानो ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। समय मानो किसी रेस में शामिल हो गया है, बड़ी तेजी से भाग रहा है। बचपन में पापा काम से दिल्ली जाया करते थे, और उस दिन पापा आने वाले होते थे। मैं चारबाग स्टेशन पर उनकी गाड़ी पहुंचने की सूचना पाते ही अपने गेट पर खड़ी उनका इंतजार करती रहती थी। इंतजार करते करते खुद इतनी बड़ी हो गई कि मैं बाहर आ गई। अब वो मेरा इंतजार करते हैं। जी। ये मैंने लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और जिस तरह का आपका अखिलेश जी के साथ लगाव है, वह सब इस गद्य में उपस्थित है। बहुत ही अच्छा लगा इसको सुनते हुए, जबकि हमने इसको पढ़ भी रखा है। कोई भी जिसने आपके इस लिखे को बनास जन के इस विशेषांक में पढ़ रखा है, वह इसे दोबारा आपके मुख से जरूर सुनना चाहेगा। जो लोग सुन रहे हैं वे भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, और बाद में भी लोग इस रिकॉर्डिंग को निश्चय ही देखेंगे। जिस तरह से कई सारी बातों को कुछ कुछ दृश्यों में आपने रखा, अच्छा लगा। उसमें बचपन की भी चीजें आई, उसमें परवर्ती दिनों की भी बातें हुई। और देखिए, एक प्रतिक्रिया आ रही है रंगकर्मी और फिल्मकार लेखक अशोक मिश्र जी की, बेटी का पिता पर सुंदर आत्मीय लेख, बधाई। और रविंद्र सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत सुंदर। राजीव कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी चर्चा भी आपने इस आलेख में की ही है। इलावनी ने बनास जन विशेषांक में बहुत अच्छा लिखा है। ट्रेन में हूँ, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है, पर लावनी को सुनने के लोभ में मोबाइल लिए बैठा। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। भुवन भुवन सुशील जी जुड़े हुए हैं, लाजवाब लावनी। तो एक अच्छा वक्तव्य रहा। और भी कोई ऐसी बात इस अवसर पर आपको याद आ रही हो? हाँ, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो मुझे उस वक़्त मौका नहीं मिला, या फिर रह गया, या फिर वो चीज़ें उसके बाद हुई और मुझे एहसास हुआ, तो मैं वो भी बोलना चाहूँगी। जी। जैसे आजकल के ज़माने में हम कभी कहीं जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि माँ-बाप अपने बच्चों को छोटी-सी खरोच पर ऐसा परेशान होते हैं कि जैसे मानो कोई पहाड़ गिर गया हो। पर उसके विपरीत मेरे पापा ने हमें कभी भी ठोकर खा के बैठना नहीं सिखाया, हमेशा उठ के चलना सिखाया, हमें मुसीबत का सामना करना सिखाया, ना कि उससे मुँह फेरने का। बचपन में जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो कंप्यूटर की जिद करती थी, तो बाकी बच्चों के यहाँ मतलब कॉलोनी में देख के मुझे भी मन करता था कि मेरे घर में भी कंप्यूटर हो, जबकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर का मतलब सिर्फ गेम खेलना ही था। पापा कभी प्यार से समझाते तो कभी मन बहलाने के लिए बोलते, अरे अगले महीने दिला दूंगा। कभी नाराज हो जाते तो कभी बोलते, चेक काट के रख देता हूँ। ऐसा करते करते कई साल बीत गए, हमारे घर में कंप्यूटर नहीं आया। इसलिए नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पर इसलिए क्योंकि पापा हमें हमें उस चीज की वैल्यू करना समझाना चाहते थे। जिस दिन पापा को एहसास हुआ कि हमें जरूरत है कंप्यूटर की, पापा ने एक दिन भी नहीं लगाया।
इस बात का उस वक़्त तो हम बच्चे थे तो हमें समझ नहीं आती थी, हम नाराज़ हो जाते, कभी रोने लगते कि पापा हमारी ज़िद नहीं पूरी कर रहे। पर इस चीज़ का एहसास हमें बाद में आया कि पापा हमें क्या सिखाना चाहते थे। शायद यही वजह थी कि जब मैं कॉलेज गई तो मेरे सारे जो भी दोस्त थे, सबको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती थी। पर मेरे पापा ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया था। ऐसा नहीं था कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरे दोस्तों से ज़्यादा अच्छी थी या खराब थी। पर मेरे पापा को मुझ पे विश्वास था कि अब मेरी बेटी को हर चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। उनको मुझ पे पूरा विश्वास था इस बात का। तो ये एक बात पापा, और ये बात अब आज तक है मेरे अंदर, मेरे ज़हन में है, क्योंकि पापा ने हमेशा से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। और जैसे अभी एक चीज़ मुझे और उस चीज़ का एक और चीज़ का एहसास हुआ, जैसे अभी मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और आजकल शादियों में लड़की विदाई पे रोएगी कि नहीं, इस बात का उतनी ही चर्चा होती है जितना शादी का वेन्यू क्या होगा और उसका मेन्यू क्या होगा, उसकी जितनी चर्चा होती है। तो मतलब मैं बचपन से ही बहुत मतलब बहुत जल्दी रो देती हूँ, और कई ख़ास लोग मुझे रोतलू भी बुलाते हैं। अभी तो वो लोग अगर मैं किसी फालतू बात पे ना रोऊँ तो ताज्जुब करते हैं। पर उनको तो बट पर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं बहुत अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखूँगी और मैं नहीं रोऊँगी। तो शा विदाई वाले दिन मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, काफ़ी रो रही थी, तो उनको देख के उनको सँभालने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत रखी हुई थी। पर पापा को रोता देख के मैं शायद टूट गई। तो मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अ, मैंने कई जगह पढ़ा है तो, और ये सच भी है। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि माँ अगर आपकी कमज़ोरी है तो पापा आपकी ताकत हैं, क्योंकि पापा को कमज़ोर देख के मैं खुद टूट पड़ी। तो उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये बात सच है। जी। और जिस गीत की चर्चा आपने अभी की अपने आलेख में, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, इसकी चर्चा अखिलेश भी इसी अक्ष में करते हैं जो उनका अध्याय है, आप जान ही रही हैं, हाँ। पिता, माँ और मृत्यु। तो क्यों नहीं इस अवसर पर उस अंश को भी पढ़ते चलें। अ, मैं इसको पढ़ता हूं। हाँ। वे अपनी माँ को याद करते हुए लिख रहे हैं। वह हंसती ही नहीं, रोने भी लगी थी बच्चों की तरह। पिता की मौत के बाद तो अक्सर ही वह अकेली पड़ने पर रोती। रुदन सुनकर हम उनके कमरे की ओर दौड़ते। वहां वह पिता की याद में बच्चों की तरह रोती हुई मिलती। उस रात मेरी आंख खुली, वह गाना गा रही थी, जबकि बचपन से अब तक की मेरी जो स्मृति थी उसमें उनका अकेले गाना दर्ज नहीं था। उनके लिए सदैव अपना गायन समूह गान का पूरक स्वर था, शादी ब्याह जैसे अवसरों पर। लेकिन उस वक्त रात के 3 बजे थे और वह अकेले अपने कमरे में गा रही थी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सुपावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। यह मेरे पिता का प्रिय गीत था। वह जाड़ा हो या गर्मी बहुत तड़के उठते थे और यही 4 पंक्तियां बार बार दोहराते। हालांकि गला न पिता का ही सुरीला था न माँ का, पर पिता हमेशा तरन्नुम में गाते, जबकि माँ उस रात जैसे सुना हुआ दोहरा रही थी। तो क्या वह पिता की मुख्य गायकी की एक पूरक
आवाज थी केवल, ऐसा नहीं था। एक बार उन्होंने गुनगुनाया, कादी कुद्दू, कादी कुद्दी कौवा खाए, दूध भात बिटौआ खाए। यह अपने बेटे को खाना खिला रही मां का गीत था, लेकिन सवाल यह, उन्होंने हम भाइयों बहन के लिए नन्हेपन में हमारे लिए कभी यह गीत गाया था, अथवा यह गीत इतने वर्षों बाद उन्हें याद आ जाने की वजह यह थी कि नाना ने उनके लिए तब गाया था जब मां बच्ची थी। ना मालूम इस वक्त उनमें मातृत्व जाग रहा था कि बचपन। ना मालूम इस वक्त उनमें मातृत्व जाग रहा था या कि बचपन। लावणी जी, इस अंश को मैंने इसलिए यहां रखा कि किस तरह पीढ़ियों से चीजें हस्तांतरित होती हैं। आप भी लिख रही हैं और आपने अच्छा लिखा, और आप इस बात को भी स्वीकारती हैं कि विरासत में संभवतः आपको ऐसा लगता है कि उस तरह से चीजें, मतलब लेखन की जो गुणवत्ता है उस तरह से आपके भीतर नहीं है। यह आपकी सरलता भी हो सकती है, तय तो पढ़ने वाले करेंगे और भावक करेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा रहा। तो किस तरह से अखिलेश जो है आपको सुना रहे हैं वह गीत जो वे स्वयं अपने पिता से सुना करते थे। संभव है आप भी अपनी अगली पीढ़ी को यह गीत या ऐसी कोई और चीजें जो आपको स्वयं अपने माता पिता से मिली हैं आगे बांटे। यह जो इस तरह से जो एक विस्तार क्रम है स्मृतियों का, वह भी यहाँ पर उपस्थित होता है। और यह जो बात, कादी कुद्दी कौवा खाए, दूध भात बिटौआ खाए, अब यह जो नाना का जो गाया हुआ गीत है, या जो आपकी नानी हुई, आपकी नानी नहीं, आपकी नानी नहीं, दादी, आपकी दादी, दादी जो, जी, दादी। आपकी दादी हुई, वे जब सुन रही थी अपने पुराने दिनों में, तो कैसे वह वृद्धावस्था में उन्हें भी चीजें याद आ रही हैं, जिसको अखिलेश लिखते भी हैं कि वजह यह थी कि नाना ने उनके लिए तब गाया था जब मां बच्ची थी। ना मालूम इस वक्त उनमें मातृत्व जाग रहा था कि बचपन। जब हम किसी को खो देते हैं, या जब हम खुद उम्र के उस पड़ाव पर आ जाते हैं जहां हमें कुछ तसल्ली मिलती है, उम्र के साथ जिम्मेदारियां कुछ कमने भी लगती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जब हम बच्चों की जिम्मेदारी से कुछ हल्का होने लगते हैं, तब हमारे भीतर हमारे उन दिनों की स्मृतियां भी कुछ और अधिक सशक्त रूप में जाग रही होती। अखिलेश की मां कभी अपने पिता के गाए गीत, कभी अपने पति के गाए गीत को याद करती हैं। अखिलेश की मां अखिलेश के पिता के गाए गीत को दोहराती हैं, तो कभी उनकी मां और पीछे चली जाती हैं और जो वे नाना से सुनी थी उसको भी दोहराती है। तो यह जो एक अपना स्मृतियों की जो अपनी एक परंपरा है, जो उसकी वंशावली है, वह भी यहाँ कहीं न कहीं हमारा ध्यान आकृष्ट कराती है। इस पूरी पुस्तक में, या जो वह जो यथार्थ था में, इन सब में हम देखते हैं कि किस तरह से बगैर ज्यादा कुछ कहे अखिलेश ये सारी बातें कह जाते हैं। तो कोई और ऐसी बात आपको जो याद आ रही हो, या आपको लगता हो कि अरे, आपने हालांकि अपने वक्तव्य में इस बात को रखा भी कि कई ऐसी साम्यता है आप में और अखिलेश जी में, जिसको लेकर आप सोचती हैं, कोई और ऐसी बात याद आ रही हो गाहे बगाहे, तो कहें इस साम्यता को लेकर। हाँ,
मतलब ज़्यादातर तो जो भी मुझे सामान्यता दिखती हैं या जो मुझे लगता है विरासत में मिली हैं, तो वो मैंने उसका ज़िक्र पहले भी किया है। पर जैसे कि कई बार जब हम लोग छोटे थे, मैं और मेरी बहन पापा को देखती थी, पापा हमेशा दूसरों के लिए बहुत सोचे हैं और बहुत कुछ करे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग उनको वापस में भी उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको बहुत अच्छा मानते हैं, बट ऐसे भी अपने ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं आपको आपकी ज़िंदगी में, बट आप क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है तो आप सबके लिए अच्छा ही सोचते हो। तो मैं और मेरी बहन शायद उतना नहीं समझ पाते थे और हम कई बार पापा से बोलते भी थे कि आप क्यों इतना ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए करते हो, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। तो पापा, मैंने शायद इसका एक छोटा-सा ज़िक्र भी किया था कि पापा हमेशा हमें बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा हमें अच्छा करना चाहिए, वरना फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो कहीं न कहीं जब मैं छोटी थी तो मेरे मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि अरे वो मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा और मेरे पापा इतना क्यों सोच रहे हैं। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ धीरे-धीरे देख के पापा में, मम्मी में वो चीज़ें देख-देख के कहीं न कहीं मेरे अंदर भी आ गई। अब मुझे भी कई बार मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, कई बार मुझे पता होता है कि हाँ, मैं ऐसा लोगों के लिए सोच रही हूँ, शायद मुझे बदले में ना आए। पर मुझे पापा की वो बात हमेशा याद आती है कि मुझ में और उन लोगों में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं भी वही फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि हमें हमेशा अपना अच्छा सोचना और करना चाहिए। जी, निश्चय। और तभी यह समाज जिस रूप में जिस सकारात्मक रूप में जिस हद तक भी है, उसके पीछे ऐसे ही चंद लोगों का हाथ होता है। क्योंकि निश्चय ही स्वार्थ संकीर्णता बढ़ी है। ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं थी, पहले भी थी, मगर हर युग में, हर समय में, हर विधा में, हर अनुशासन में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग भी हुए हैं जो इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते आए हैं। तभी जिस हद तक भी हमारा समाज स्वस्थ है, या एक बृहत्तर परिवार की जो हम बात करते हैं, वह बात सिर्फ किताबी न रह जाए, वह बात कहीं न कहीं हकीकत में जमीनी स्तर पर भी उतरे और हर व्यक्ति अपने हिसाब से जिस क्षेत्र में वह है, इसको संभव कर सकता है अगर वह उस दिशा में इस तरह से सोचे, कुछ अपने साथ ऐसे कुछ मूल्यों को लेकर चले। अखिलेश की कहानियों में, उनके उपन्यासों में कुछ ऐसे चरित्र हैं जो इन सब मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तमाम विसंगतियों के बीच भी। और कई बार वे स्वयं डगमगाते भी हैं, मानवीय दुर्बलताएं उनमें भी होती हैं, जिसकी चर्चा आपने भी की। मगर क्रमशः पात्रों का, हम सब का विकास होता है और यही कहीं न कहीं वांछित भी है। इस अवसर पर साथियों, हमें कुछ एक चित्र प्राप्त हुए हैं। मैंने ही अनुरोध किया था लावनी जी से कि हमें कुछ चित्र भेजें और उन्होंने वे चित्र भेजे हैं। तो क्यों नहीं इस कार्यक्रम को एक फीचर का सा थोड़ा एक लाइट लुक देते हुए, एक लाइट उसमें एलिमेंट भरते हुए उनको देखते हैं और उस पर लावनी जी को सुनते हैं। इससे भी कुछ और बातें निकलेंगी, इसे आप एक चित्रकथा के रूप में भी समझ सकते हैं। जी लावनी जी। हाँ, ये मेरे पापा और मेरी मम्मी को बहुत शौक है फ़ोटो लेने का और डालने का, बट पापा को उतना उतना ज़्यादा शौक नहीं है। मतलब बहुत कम बार ही आप देखेंगे कि पापा खुद से बोले कि हाँ, आप चाहे वो मुझे लगता है दोस्तों के साथ हो या चाहे फैमिली के साथ हो, पापा खुद जाके नहीं बोलेंगे। तो आपको अभी जितनी तस्वीरें दिखेंगी, उनमें ज़्यादातर तस्वीरों के पीछे की स्टोरी यही होगी कि हम पापा से अनुरोध किए हैं कि पापा प्लीज हमारे साथ फोटो लीजिए, हमें क्योंकि
पापा पापा को शायद लगता होगा, क्योंकि पापा इतना अच्छा लिखते हैं कि वो उस मेमोरी को हमेशा उस शब्दों में बयां कर सकते हैं या उसको बांध सकते हैं अपने मेमोरी में, और फिर बाद में आगे जाके उसको संस्मरण के तौर पे या और किसी रूप में उसको कर सकते हैं। पर हम लोगों के लिए शायद उतना उतना इजी नहीं है जितना पापा के लिए है। तो हमें हमें फोटो भी उसका एक संस्मरण का ही हिस्सा लगती है, तो हम हमेशा पापा की तरफ अनुरोध करते हैं जाके कि पापा हमारे साथ फोटो लीजिए। तो ज्यादातर फोटोज के पीछे वही स्टोरी आपको दिखेगी। जी। यह चित्र कब का है, कुछ याद करें? कब का है? संभवतः लखनऊ का ही हो, कुछ बताएं। हाँ, लखनऊ का ही है। हम लोग काफी टाइम हो गया था, तो हम लोग ऐसे ही फैमिली डिनर पे गए थे, वहां का है ये। जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। जी। हाँ, ये अभी ये हमारा सबसे रिसेंट विजिट है। हम लोग गए थे, और मतलब मेरे को पापा को जैसे कि बहुत शौक है कल्चरल चीजों का। पापा इतना मतलब उसी लाइन में हैं, और उनको मतलब क्रिएटिव चीजों का, कल्चरल चीजों का बहुत शौक है। तो ये एक जगह है लखनऊ में ही, वहां पे काफी कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, राजस्थानी क्यूजीन वगैरह है। तो मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि बचपन से ही हमेशा पापा को बहुत शौक रहा है खाने पीनों का। हमें ऐसे नई नई चीजों खिलाने पिलाने का हमेशा हमें लेके गए थे। तो अब जब मुझे इतना काबिल वो बनाए हैं, तो मेरे मन में भी आता है कि मैं अपने पापा मम्मी को ले जाऊं। तो जब मुझे पता चला कि लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतना कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो मैंने फिर सोचा था कि मैं मतलब जब मुझे उसके बारे में आया, तो मेरे जहन में आया कि मैं सबसे पहले कि मैं मम्मी पापा को यहाँ लेके आऊंगी। तो ये वहां का था चित्र। जी, जी, बिल्कुल। और आगे कुछ और चित्रों को देखते हैं मित्रों। इस जगह का नाम तो बता दीजिए, लखनऊ में कौन सी जगह है? ये दयाल बाग। ओके। जी। क्योंकि जो लोग लखनऊ में हैं या जो लोग हाँ, लखनऊ आएंगे, वे भी देखना चाहेंगे। जी। हाँ, ये शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था, उसका है ये। तो मतलब मेरे और मेरे दोनों तरफ के मेरा परिवार शामिल हुआ था, तो ये उस दिन की फोटो है। जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये मेरा ये हाँ, ये मेरे संगीत का, मेरे शादी से पहले उसका कार्यक्रम हुआ था संगीत का। और ये उसकी है, उसका चित्र है, जहाँ मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, साथ में हमेशा ही लगते हैं। बिल्कुल जी। बस। सच में। हाँ, हाँ। जी। तो अखिलेश जी ने कुछ डांस वगैरह भी किया था नहीं, उसमें? पापा पापा डांस और गाने के नाम पे सिर्फ उठ जाग मुसाफिर भोर हुई तक ही सीमित है। जी, इसके बारे में बताएं। हाँ, माफ कीजिएगा, चित्र आगे हाँ, बढ़ गया। जी। ये भी लखनऊ में ऐसे ही एक कल्चरल एक्टिविटी हुई थी, जहाँ पे काफी हैंडमेड आइटम्स थे। काफी लोगों ने, छोटे से लेके बड़े बड़े वेंडर्स ने अपना हैंड क्राफ्ट का वर्क लगाया था। उसका एग्जीबिशन टाइप का था। तो हम लोग सब लोग पापा को लेके गए थे, पापा मम्मी को। वहां का है ये, लखनऊ में लगता रहता है ये। डीएलएफ पैड करके एक जगह है गोमती नगर में, वहां पे ये एग्जीबिशन लगा था, वहां हम लोग गए थे। जी। हाँ, ये भी उसी दिन की पिक है। और मुझे बड़ा शौक लगता है कि पापा के साथ अकेले भी फोटो होनी चाहिए। तो उसी तरह जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हम पापा से अनुरोध करते हैं, ये पिक्चर भी वैसी ही है। और फिर हमें ये हमेशा दूसरी फोटो होती है, दूसरी फोटो में हमें पापा को याद दिलाना पड़ता है, पापा हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, क्योंकि पापा को इतनी आदत नहीं है हम लोगों के जितनी फोटो खिंचवाने की। वाह, वाह। जी, आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ, ये फोटो काफी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है फोटो। और ये अभी पापा की और मेरी दोनों की व्हाट्सएप डीपी भी है। ये मेरे मेहंदी की फोटो थी, और शायद अब मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें बहुत सारे इमोशंस झलकते हैं शायद।
आप लोगों को ना दिखे, बट मुझे इस फोटो में को देख के मेरे और पापा के सारा बिताया हुआ सारा समय और सब कुछ झलकता है इस फोटो को देख के। जी, नहीं हमें भी वह महसूस होता है, और निश्चय ही हमने भी ध्यान दिया था कि व्हाट्सएप हाँ। डीपी पे अखिलेश जी इसको लगाए हुए हैं, तो यह संवेदनशीलता जो एक पिता की और एक लेखक की है संयुक्त रूप से, वह भी यहाँ उपस्थित है, और वह पूरा भाव और वह पूरा दृश्य यहाँ कैद है। जी। हाँ, ये हमारा ऐसे एक नॉर्मल फैमिली डिनर पे गए थे हम लोग। ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं और पापा, मम्मी, हम लोग चारों लोग। जी, वाह! तो इस तरह से मित्रों हम लोग, जी, हाँ, ये फोटो काफी पुरानी है और ये एक फोटो है जिसमें मतलब हम दोनों बहनों की पापा के साथ बहुत कम फोटो हैं जो अच्छी आई है, तो ये उनमें से एक फोटो है, क्योंकि ज्यादातर हम और मेरी बहन में से ही कोई फोटो ले रहा होता है, तो दोनों को एक साथ फोटो पापा के साथ कम ही मिलती है, क्योंकि हम दोनों में से एक ज्यादातर फोटोग्राफी का काम कर रहा होता है, तो ये उनमें से एक फोटो है। जी। ये कुछ एक चित्र थे साथियों जो हमने देखे, और अब हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कोई और ऐसी सम बात? जी, हाँ, समापन के पहले मैं बस कुछ बोलना चाहती हूँ। स्वागत। जैसे माँ शब्द का महत्व पूरी दुनिया में, खासकर अपने देश में, इंडिया में बहुत मायने रखता है। माँ पे बहुत सारे लोकप्रिय गीत और चर्चित फिल्में बनी हैं। हालांकि मैंने इतनी किताबें, आप लोग जितनी इतनी किताबें नहीं पढ़ी, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि माँ के विषय पे लेख हो या फिर अन्य विषयों में के लेख में माँ का जो जिक्र है वो वो पिता से बहुत ज्यादा है। पिता हर जगह मात खाता है, चाहे साहित्य हो या सिनेमा हो। आप जैसे जो दिग्गज लेखक जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इस पर सहमत होंगे कि माँ के विषय में बहुत ज्यादा चर्चा है, माँ के विषय में बहुत ज्यादा बात है, बट पिता के बारे में नहीं। तो बट सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? मतलब सब लोग इस पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्तर देंगे, उनके अपने अपने नजरिए होंगे, पर मेरी नजरिए से पिता वो शब्द है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो शख्स है जिसका चित्रण करना या उसका विवरण करना किसी भी फिल्म या गीत के लिए उतना ही मुश्किल है जितना किसी समुद्र की गहराई को नापना है। क्योंकि पिता अपनी मन की गहराई में झांकने ही नहीं देता, वो इतना अपने आप को मजबूत करके रखा रहता है, पर यकीनन वो इतना गहरा होता होगा कि उसमें पूरी परिवार की खुशियां और दुख समा जाते हैं। महत्वपूर्ण बातचीत रही लावनी जी आपके साथ, और उतनी ही आत्मपरक भी। राजीव कुमार जी, रविंद्र सिंह जी, अशोक मिश्र जी, भुवन सुशील जी, उदय भानु पांडे जी, प्रीतेश सुशील, अनिता श्रीवास्तव जी, बंकिम जी, अभिषेक गुप्ता जी, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और ये कुछ एक मित्रों के नाम रहे हूं, क्योंकि यहाँ उन्हीं के नाम में ले पा रहा हूं जिनके कमेंट्स या जिनके लाइक्स हमें दिख रहे हैं। एक अच्छी कड़ी रही आज के दिन, और आज इस तरह से हमने दो कड़ियां की। एक रंगमंच से जुड़ी हुई कड़ी जिसमें दिनेश खन्ना जी आए, और एक मेरा ही कहीं ना कहीं यह प्रयास था हमारी ओर से कि परिवार से भी कोई आ सके, वह कमी भी आज पूरी हुई। लावनी जी ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे गांधीर्य के साथ और पूरे सहज बोध के साथ अपनी बातें रखी, उन स्मृतियों में गई। स्मृतियों का निश्चय ही हमारे जीवन में खास महत्व है, और जब कभी हम कमजोर क्षणों में आते हैं तो ये स्मृतियां, ये बिताई हुए पल, वे घटनाएं ताकत भी बनती हैं, हमारा संबल भी बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लावनी जी, नमस्कार, थैंक धन्यवाद। यू अंकल।
मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये मौका देने के लिए थैंक यू। मैं अभी मुंबई में हूँ और काफ़ी दिनों से पापा से मिली नहीं हूँ, बट ये मौके की वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जस्ट सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यह एक माध्यम की थोड़ी-सी खूबी है कि इसका भी हम लोग लाभ ले लेते हैं और इसी बहाने पढ़ने-पढ़ाने की जो संस्कृति है, जो कला और साहित्य के प्रति हम में से कई लोगों का जो रुझान है, तो उस दिशा में भी कुछ ये सार्थक कह सकते हैं किसी हद तक प्रयास हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि तमाम लोग जुड़ते हैं। शुक्रिया। कि शुभ रात्रि।